हेलो स्टूडेंट, मुकेश क्लासेज में हिंदी की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण देखा था। एक देखा था उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है रचना एवं बनावट के आधार पर। आज हम स्वरों के वर्गीकरण में आगे बात करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण ये टॉपिक हमारे चल रहा है और स्वरों के वर्गीकरण में हम दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में नंबर 3 की अगर हम बात करें यहां पर तो समझिएगा, स्वरों के वर्गीकरण में तीसरे नंबर पर आता है मात्रा एवं उच्चारण। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर हम जो स्वरों की बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा आप स्वरों के वर्गीकरण में कि मात्रा और उच्चारण होते क्या है। मात्रा की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, मात्रा। और उच्चारण यानी होता है बोलना। इस आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है यानी कि स्वरों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 3 प्रकार से। यानी मात्रा और उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो कितने हैं, 3 हैं। पहला यहाँ पर देखेंगे हम नंबर 1 पर जो आता है वो है ऋस्व स्वर। पहला है ऋस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर। पहला कौन सा, ऋस्व स्वर। नंबर 2 कौन सा है, दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर की हम बात करें तो ऋस्व स्वर में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, ऋस्व स्वर। यानी कि कितना समय लगे, कि ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने में एक मात्रा का स्वर लगे। कितनी मात्रा का, एक मात्रा का। और एक मात्रा का समय जिनके उच्चारण में लगता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऋस्व स्वर कहा जाता है। इन्हें ही हम कहते हैं लघु स्वर। कौन से स्वर, लघु स्वर। ऋस्व स्वर नाम ले सकते हैं, लघु स्वर भी इन्हें ही कहते हैं। या इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इस कारण इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, 3 नाम है। ऋस्व स्वर कहें, हम लघु स्वर कहें या फिर एक मात्रिक स्वर कहें, कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ऋस्व स्वर है, लघु स्वर है या एक मात्रिक स्वर है। यहाँ पर कौन कौन से स्वर इसमें आएंगे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो स्वर आने वाले हैं ऋस्व स्वर के अंतर्गत वो आते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का, एक मात्रा का। यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वो है ऋस्व स्वर। इन्हीं को क्या नाम दिया, लघु स्वर। इन्हीं को क्या नाम दिया, एक मात्रिक स्वर। नंबर 2 पर जो है वो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के लिए कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे। जितना समय ऋस्व स्वरों के उच्चारण में लगता है उन स्वरों की, यानी कि ऋस्व स्वर से दुगना समय जिनके उच्चारण में लगेगा वह स्वर क्या है, दीर्घ स्वर। और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है गुरु स्वर। कौन सा स्वर, गुरु स्वर। यानी कि इन स्वरों को क्या कहा जाता है, गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर कहें या फिर गुरु स्वर कहें। और इनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय बताया,
दो मात्रा का, यानी कि ऋस्व से दुगना समय लगेगा, तो दुगना समय लगेगा तो इनको क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? द्विमात्रिक स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर के भी कितने नाम हो गए? 3 नाम। दीर्घ स्वर कहें हम, गुरु स्वर कहें, या फिर द्विमात्रिक स्वर। तो ये कौन कौन से होते हैं समझिएगा। इसमें आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो यहां पर हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। इसमें हमने देखा कि 2 भेद बताए, एक है ऋस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर को क्या कहा जाता है? कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उन्हें ही क्या कहेंगे? हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इसी को क्या नाम दिया? लघु स्वर। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? एकमात्रिक स्वर। क्यों कहा जाता है एकमात्रिक स्वर? क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? एक मात्रा का। इस कारण इनको एकमात्रिक स्वर कहा जाता है। सेकंड नंबर पर है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ऋस्व स्वर से क्या लगे? दुगना समय, इसलिए कहेंगे दीर्घ स्वर। इसी का क्या नाम दिया? गुरु स्वर। और इनको क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। तो द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? द्विमात्रिक स्वरों की संख्या, अगर संख्या पूछ रहे तो कितनी बतानी है? 7 बतानी है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और ऋस्व स्वरों की संख्या कोई पूछे तो कितनी बतानी है? 4 बतानी है। कितनी बतानी है? 4। तो 4 और 7 टोटल मिला के कितने हो गए? 11। कंप्लीट है यहां तक। इसी में आगे देखना कि उच्चारण के आधार पर ऋस्व और दीर्घ के बाद में एक स्वर और है प्रचलन में जो आता है, वो है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। इसका तीसरा भेद जो माना गया है, वो माना गया है प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या होता है? ये प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? हिंदी भाषा में। इसे समझिए। ये जो प्लुत है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उछलता हुआ। प्लुत स्वरों का जो प्रयोग है वो होता है सामान्यतः संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, यानी कि वेदों में पढ़ी जाती है। तो वेदों के अंतर्गत इन तीनों ही स्वरों का प्रयोग होता था, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। किसी स्वर को, प्लुत स्वर की परिभाषा क्या है? कि किसी स्वर के बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। या ऐसा हम कह सकते हैं सामान्य तरीके से कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? 3 मात्रा का। उन्हें क्या कहेंगे? हम प्लुत स्वर कहेंगे। और इसी का क्या नाम हो गया? त्रिमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर भी कहते हैं प्लुत स्वर को? त्रिमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर। यहां पर समझिएगा, इसी का नाम है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का। कितनी मात्राओं का लगेगा? 3 मात्राओं का समय जहां पर लगता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। अब प्लुत स्वर कौन कौन से? देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे प्लुत स्वर को? जैसे हमने लिखा अ, ये कौन सा स्वर है? ये है ऋस्व स्वर। अच्छे से समझ लेना, ये अ कौन सा स्वर है? ऋस्व स्वर। इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है अ। लेकिन अगर इसके पीछे, ये हिंदी में हम, हिंदी की जो गिनती होती है उसमें 3 लिखते हैं, वैसा चिन्ह अगर इसके पीछे आ गया तो फिर ये कौन सा स्वर बन गया? ये प्लुत स्वर बन गया। कौन सा स्वर बन गया? प्लुत स्वर। जैसे मैंने लिखा ई, अब इस ई के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो फिर ये कौन सा स्वर बन गया? प्लुत स्वर बन गया।
संस्कृत भाषा में तो वेदों के उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग होता था, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में इसका प्रचलन कैसे करते हैं कि जब हम किसी स्वर को लंबा बोल दें, जब हम किसी स्वर को क्या करें, जितना उसका समय है उच्चारण का उससे अधिक समय लगा दें उच्चारण में, तो फिर वह कौन सा स्वर हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। यानी कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो तेज आवाज में बात करते हैं, किसी को जोर से बोला जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी का नाम राम है, अब राम है तो जनरली राम में जितना समय लगेगा उससे कम म में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि म में कौन सा स्वर है, ऋस्व अ स्वर है। तो फिर यहां पर अगर मैं म को लंबा बोल दूं राम, तो फिर मैंने रा को क्या कर दिया, लंबा खींच दिया। थोड़ा जितना उसका समय था उससे ज्यादा समय उच्चारण में लगा दिया, तो फिर वहां पर कौन से स्वर का प्रयोग हो गया, प्लुत स्वर का प्रयोग हो गया। जैसे उदाहरण से और समझिए आप, इसका अगला उदाहरण देखें। जैसे मैंने लिखा ओम, ये एक सिंपल सा शब्द लिखा है ओम, है ना, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है ओम, जनरली हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ में प्लुत जोड़ दूं, प्लुत कैसे जोड़ दूं, देखिए इसी के रूप को देखिए, इसकी जगह मैंने शब्द लिख दिया ओम, ये लगा दिया प्लुत स्वर। कौन सा स्वर लगाया, ओ के बाद में चिन्ह लगा दिया 3 का, तो फिर ये क्या बन गया, ये ओ जो था ये दीर्घ स्वर था, और ये दीर्घ स्वर अब क्या बन चुका है, प्लुत स्वर। तो इसको मुझे ओम ऐसा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, ओम। तो ओ को लंबा बोलना पड़ेगा, यहां पर नहीं बोलना पड़ा था। इस बात को अच्छे से समझ लेना, इस ओ के बाद में प्लुत स्वर का चिन्ह नहीं था, तो इसे हम सामान्य तरीके से पढ़ेंगे ओम। लेकिन यहां पर ओ के बाद में चिन्ह है, तो इस ओ के उच्चारण में हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा, और यहां पर कौन सा स्वर हो गया, प्लुत स्वर। समझ में आ गया। तो यहां पर दोबारा एक बार फिर रिवाइंड कर लेंगे कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद, ऋस्व, लघु और एकमात्रिक, जिसमें आएंगे अ, ई, उ, री। फिर दूसरे नंबर पर दीर्घ, गुरु और द्विमात्रिक, जिसमें आएंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। फिर तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिसे ही क्या नाम दिया गया, त्रिमात्रिक स्वर। समझ में आ गया। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो है ऋस्व स्वर, जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो है दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से तिगुना समय लगे यानी कि 3 मात्रा का समय लग जाए वो क्या है, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को ही क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। कंप्लीट है। ये किसके आधार पर है, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। अगला भेद हम पढ़ते हैं, नंबर 4। जिह्वा भाग के आधार पर। जिह्वा भाग के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो जिह्वा के भाग, जिह्वा यानी क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिह्वा यानी होता है जीभ। हमारे मुख की जो जीभ है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। किसका वर्गीकरण किया गया है, स्वरों का। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरे नंबर पर है मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पर है पश्च स्वर। अग्र, मध्य, पश्च स्वर नाम ही है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको। अग्र यानी क्या होता है, आगे। मध्य यानी क्या होता है, बीच में। और पश्च यानी क्या होता है, पीछे। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से होता है। अग्र भाग से मतलब जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग काम में आता है उसको हम कहेंगे अग्र स्वर। यानी कि जो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते, आगे वाले भाग से जिनका उच्चारण होता है वे ध्वनियां क्या है, अग्र स्वर। दूसरे नंबर पर आता है मध्य स्वर, कि जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से हो। कहां से हो, जिह्वा के मध्य भाग से जिनका उच्चारण होता है उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, मध्य स्वर।
और जिनका उच्चारण जीवा के पिछले भाग से होता है उनको क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई तीनों की। यहाँ पर हम स्वरों की बात करते हैं कि कौन कौन सा स्वर किस किस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखेंगे हम अग्र स्वर की हम बात करें तो अग्र स्वर में आता है ई, री, ए और आई। ये जो 5 स्वर हैं ये किस में आते हैं? अग्र स्वर में, यानी इनका जो उच्चारण है वो किया जाता है जीवा के अग्र भाग से। कहां से किया जाता है? जीवा के अग्र भाग से इनका क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। आगे आता है मध्य स्वर, और मध्य स्वर जो है वो कौन सा है? अ। मध्य स्वर कौन सा है? अ है, यानी कि अ स्वर का जो उच्चारण है वो जीवा के कौन से भाग से होता है? मध्य भाग से। कौन से भाग से होता है? मध्य भाग से। इसी प्रकार पश्च स्वर में आता है आ, उ, ओ और औ। ये जो 5 स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर, यानी कि इनका उच्चारण जीवा के पिछले भाग से किया जाता है। समझ में आ गया? जीवा के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जीवा के आगे वाले भाग से बोले जाएंगे वो कौन से स्वर हैं? अग्र स्वर। जो मध्य वाले भाग से बोले जाएंगे वो कौन से हैं? मध्य स्वर। और जो पिछले भाग से बोले जाते हैं वो कौन से स्वर हैं? पश्च स्वर। कंप्लीट है बच्चों? हाँ, अगला भेद हम देखते हैं। नंबर 5। 4 प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। नंबर 5 पर हम बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख की आकृति के आधार पर। ध्यान रखना यहां पर इस मुखाकृति की जगह आप ये भी बोल सकते हो कि जिह्वा प्रयत्न। क्या बोल सकते हैं? जिह्वा में जो प्रयत्न लगता है, ये प्रयत्न क्या होता है? प्रयास, यानी कि हमारे नाभि में स्थित जो वायु है उसको कहां तक लाना? बाहर लाने के लिए जो प्रयास होता है वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। तो हम बात करें कि मुख की आकृति के आधार पर बात करें या फिर जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों की बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। देखिए कौन कौन से भेद हैं। पहले नंबर पर आता है यहां पर समृत। पहला जो स्वर है वो कौन से है? समृत। नंबर 2 पर है अर्ध समृत। नंबर 3 पर है अर्ध विवृत और नंबर 4 पर है विवृत। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, हम समझेंगे कि समृत स्वर क्या होते हैं, अर्ध समृत क्या होते हैं, अर्ध विवृत क्या है और विवृत क्या है। सबसे पहले हम बात करें समृत की, तो समझना यह लिखा हुआ है मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति से क्या मतलब है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका जो मुख है, मुख जितना खुलता है उसका 25% हिस्सा खुल जाए। जितनी कैपेसिटी आपके मुख के खुलने की है उसका कितना प्रतिशत भाग खुले? 25% भाग। ध्यान रखना, मुख का कितना परसेंट भाग खुले? 25% भाग जिन स्वरों के उच्चारण में खुलता है उन स्वरों को क्या कहा जाता है? समृत स्वर। कौन से स्वर? समृत। याद हो जाएगा, ध्यान रखना। कितना परसेंट? 25%। मुख का 25% भाग जिनके उच्चारण में खुल जाए वो कौन से स्वर हैं? समृत स्वर। दूसरे नंबर पर है अर्ध समृत, जिनके उच्चारण में मुख का 50% भाग खुले। 50%, जितना आपका मुख खुल सकता है उसका कितना परसेंट? 50% भाग मुख का खुल जाए। और जिनके उच्चारण में 75%, 75% मुख का भाग खुले वो कौन से हैं? अर्ध विवृत। और जिनके उच्चारण में मुख
पूरा खुल जाए वो क्या है? विवृत। समझ में आ गया? रटना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है। ध्यान देना कि समृद्ध स्वर कैसे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का कितना भाग खुले, मुख का कितना भाग खुले? 25% भाग जिनके उच्चारण में खुलता है वो क्या है? समृद्ध। जिनके उच्चारण में मुख का आधा भाग खुल जाए वो क्या है? अर्ध समृद्ध है। और जिनके उच्चारण में मुख का 75% भाग खुलता हो उन स्वरों को कहा जाता है अर्ध विवृत। और जिसके उच्चारण में मुख पूरा ही खुल जाए वो स्वर क्या है? विवृत स्वर कहलाते हैं। यहां पर देखते हैं 11 स्वर हमारे पास है और 11 में से कौन से स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुख का 25% भाग खुलता है। देखेंगे कौन कौन से हैं। समृद्ध स्वरों में जो स्वर आते हैं वो आता है उ, ई, उ, री। ये 5 स्वर जो है ये कहलाते हैं समृद्ध स्वर। कौन से स्वर? समृद्ध स्वर। ई, उ, री। इनके उच्चारण में हमारे मुख का 25% भाग ही लगभग खुलता है। दूसरे नंबर पर आता है अर्ध समृद्ध, जिनके उच्चारण में कितना परसेंट बताया? 50%। यानी आपका मुख जितना खुल सकता है उसका कितना प्रतिशत भाग खुलेगा? 50%, यानी 50% भाग आपके मुख का खुले। तो वहां पर कौन कौन सा आता है? यहां आते हैं ए और ओ। कौन सा स्वर? ए तथा ओ। इन दोनों के उच्चारण में आपका मुख 50% भाग खुल जाता है। अर्ध विवृत में 75% भाग हमारे मुख का खुलता है और यहां पर आता है आई, औ और अवर्ण। 3 स्वर आते हैं आई, औ और अ। और विवृत यानी जिनके उच्चारण में मुख का पूरा भाग खुल जाए, जैसे आ, जैसे हमने आ बोला हमारे मुख का पूरा भाग खुला तो फिर यहां पर कौन सा आएगा? आ। समझ में आ गया? कंप्लीट है। यहां पर मुखाकृति या जीवा प्रयत्न के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसके 4 भेद हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। समृद्ध में कौन कौन से स्वर आएंगे? ई, उ, री। इसी प्रकार अर्ध समृद्ध में कौन सा आएगा? ए और ओ। अर्ध विवृत में कौन सा आएगा? आई, औ और अ। और विवृत में कौन सा आएगा? आ। कंप्लीट है। ये हमने 5 प्रकार से क्या पढ़े हैं? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है। आगे हम देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर यहां पर लिखा हुआ है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति का शाब्दिक अर्थ आप समझ सकते हैं। ओष्ठ यानी क्या होता है? होठ, और आकृति यानी आकृति। तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो है 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता है वृत्तमुखी। कौन सा है? वृत्तमुखी। और दूसरा है अवृत्तमुखी। पहला कौन सा? वृत्तमुखी। दूसरा कौन सा? अवृत्तमुखी। अब थोड़ी सी आपको हम मैथ्स की तरफ चलते हैं कि वृत्त कैसा होता है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वृत्त की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। तो यहां इसी से समझ में आ जाएगा, यहां लिखा हुआ है वृत्तमुखी, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओष्ठ जो है यानी कि होठ जो है वो गोल हो जाएं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाएंगे उन स्वरों को कहा जाएगा वृत्तमुखी। और जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होंगे उन्हें कहेंगे अवृत्तमुखी। समझ में आ गया? ये जो वृत्तमुखी है इसी को कहा जाता है गोलाकार। कौन सा कहा जाता है? गोलाकार स्वर। और अवृत्तमुखी को कहा जाता है अगोलाकार। यहां पर स्वर भी हम देख लें कि कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं।
तो वृत्तमुखी की हम बात करें जिनके बोलने में क्या हो, होठ गोल हो, और जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते उनको अवृत्तमुखी मानना है। देखते हैं, हम एक एक स्वर को लेते हुए चलेंगे। हमने बोला अ, तो अ के उच्चारण में होठ गोल हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। नहीं हुए तो वो किस में आएगा? अवृत्तमुखी में। इसी प्रकार हमने कहा आ, तो आ के उच्चारण में भी हमारे होठ गोल नहीं हुए, इसलिए आएगा अवृत्तमुखी में। इसी प्रकार ई दोनों ही स्वरों के उच्चारण में भी होठ गोल नहीं हुए, तो ई। अगला स्वर है उ। जैसे ही हमने उ का उच्चारण किया, मानो हमारे होठ जो है वह कैसे हो गए? गोल हो गए, इसलिए ये किस में आएंगे? वृत्तमुखी में। उ दोनों ही उ किस में आएंगे? वृत्तमुखी में। इसके बाद में आता है री, तो हमने री बोला तो होठ गोल नहीं हुए, तो वो किस में आएगा? अवृत्तमुखी में। अगला वर्ण है ए, किस में आएगा? अवृत्तमुखी में। ए आई, और ओ बोला तो होठ क्या होंगे? गोल होंगे, तो ओ तथा औ। यानी कि 4 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। कौन कौन सा? उ, ओ और औ। समझ में आ गया? और जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते वो कौन कौन सा है? अ, आ, ई, री, ए और आई। कंप्लीट है। ये हमने 4 तो किस में देखे? वृत्तमुखी में, और यहां पर हमने कितने देखे? 7। ये क्या है? अवृत्तमुखी। टोटल स्वर कितने हो गए? 11। ये हमने पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा है? स्वरों का वर्गीकरण। 2 जो वर्गीकरण थे वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और बाकी जो 4 प्रकार के जो भेद थे वो हमने आज यहाँ पर पढ़े हैं। ये स्वरों के वर्गीकरण है, यानी स्वरों के अलग अलग आधार पर नाम हमने पढ़े हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्चात स्वर कौन सा है, इसी प्रकार समृद्ध स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन सा है। तो ये सब हमने स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर देखा कि किस स्वर को किस नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार, उसमें स्वरों के बाद में अब हम बात करने वाले हैं व्यंजनों के बारे में। हमने ये स्वर पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। नंबर 2, पहले हमने नंबर 1 पर हमने पढ़े हैं स्वर। अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में। व्यंजन, तो व्यंजन होते क्या है? सबसे पहले तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या है? मैंने जिस दिन स्वर की डेफिनेशन बताई थी उस दिन भी आपको लोगों के बाद इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन किसे कहा जाता है। तो व्यंजन के लिए कहा जाता है कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध होता है। समझना बात को, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में क्या होता है? अवरोध होता है। अगर अवरोध होगा बच्चों तो फिर बोलेंगे कैसे? कि अवरोध होता है, किंतु स्वरों की सहायता से उस अवरोध को हम दूर कर सकते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। यानी कि ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हीं ध्वनियों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। कंप्लीट है। डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाता है। लिखेंगे हम डेफिनेशन। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध होता है, किंतु यह अवरोध स्वरों की सहायता से दूर हो जाता है।
स्वरों की सहायता से दूर हो जाता है। अतः जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। ये डेफिनेशन क्या है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध होता है यानी कि रुकावट होती है, किंतु यह अवरोध स्वरों की सहायता से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अर्थात जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। यानी कि व्यंजनों का आप लिख तो सकते हो व्यंजन को, बात को समझ लेना यहां पर कि हम व्यंजन को बिना स्वर के लिख सकते हैं। जैसे इधर देखो, जैसे लिखा जैसे ये लिखा क। अब इस यहां पर अगर मैं इसे हलंत कर दूं तो ये व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन मूलतः हलंती होते हैं। व्यंजन मूलतः क्या होते हैं, हलंत। ध्यान रखना बच्चों, व्यंजन मूलतः क्या होते हैं, हलंत होते हैं। लेकिन इस क वर्ड का मुझे उच्चारण करना है क, तो फिर क में आपको अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। क में किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, अ की। तो कोई भी व्यंजन का हम बिना स्वरों की सहायता के उच्चारण नहीं कर सकते। और यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई, कंप्लीट है। यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं और व्यंजनों के कितने भाग हैं। देखते हैं। लिखेंगे व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या। तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन। 33 व्यंजन है हिंदी के अंतर्गत। अब ये 33 व्यंजन होते हैं, इन 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। देखते हैं हम यहाँ पर 3 भाग। पहले नंबर पर आता है स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। पहले नंबर पर जो व्यंजन आते हैं, टोटल व्यंजन कितने हैं, 33। 33 को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ध्यान देना, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है, स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। यहाँ पर हम बात करें स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजनों की, तो स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन कहते किसे हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में जो वायु है, हमारे मुख से क्या निकलती है, वायु। वो जो वायु है वह निर्धारित उच्चारण स्थानों को स्पर्श करे। हमारे मुख में भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब हमारे मुख के क्या है बच्चों, भाग हैं। इन भागों को वायु क्या करे, स्पर्श करे और फिर मुख से बाहर निकल जाए। यानी कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु निर्धारित उच्चारण स्थानों को स्पर्श करे और फिर मुख से कहा निकल जाए, बाहर निकल जाती है, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन कहा जाएगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो होती है 25। कितनी होती है, 25 स्पर्श व्यंजनों की। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है बहुत सी बार, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है। टोटल व्यंजन तो है 33 और 33 को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में।
पहला भाग में कौन से आएंगे, स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन, जिसमें कितने आते हैं 25। अब ये 25 वर्ण है, इनको भी 5 वर्गों में बांटा है। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को भी कितने वर्गों में बांटा, 5 वर्गों में। देखते हैं कौन कौन सा। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग और फिर है प वर्ग। 5 प्रकार के वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन कौन से यहाँ पर वर्ण आते हैं इसको भी हम समझ लें। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, क ख ग घ ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ न्य। फिर आता है ट वर्ग, यहां पर भी ट ठ ड ढ ण। ये सब मूलतः व्यंजन मूलतः क्या होते हैं, हलंत होते हैं। व्यंजन मूलतः क्या होते हैं, हलंत होते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। फिर है प वर्ग, प फ ब भ म। ये 5 वर्ण जो है ये किसमें आएंगे, प वर्ग में। यहां पर समझिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। और 25 को कितने वर्गों में बांट दिया, 5 वर्गों में। कितने वर्गों में बांट दिया, यहाँ पर 5 वर्गों में हमने बांट दिया। ये है कौन सा वर्ण, पहला। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला। ये कौन सा वर्ण, दूसरा। ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां वर्ण। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण। कितने वर्ण हैं, 5। तो टोटल वर्ण कितने हो गए, 25 हो गए। कंप्लीट है। ये क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। टोटल मिला के वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो चुकी है। अब यहां पर समझिएगा, ये जो 25 वर्ण है, इन 25 वर्णों में से, इस चीज को समझना, 25 वर्णों में से प्रत्येक वर्ग का, अच्छे से समझना इस बात को, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ग न्य ण न म, ये जो 5 वर्ण है, इन 5 वर्णों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। वायु मुख तथा नाक दोनों से निकलती है। इस कारण इन 5 वर्णों को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन। कि जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, इनके उच्चारण में वायु मुख तथा नाक दोनों से निकलती है। इस कारण इन 5 को क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं इसी में, ये जो च वर्ग है, च छ ज झ, ये जो 4 वर्ण है, च छ ज झ, इन्हें कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। सीधा सा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि च छ ज झ वर्ण जो है, इन्हें कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या नाम हो गया इनका, स्पर्श संघर्षी। ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। एक तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, वो तो क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। और च छ ज झ जो 4 वर्ण हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। एक तो बच्चों स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर कोई पूछे तो कितनी है, 25 है। लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी पूछे तो कितने हैं, 4 है। समझ में आ गई बात। इधर देखिएगा, हाँ यहां पर देखिए, जो व्यंजन है इनको 5 वर्गों में हमने बांट दिया।
यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अनुनासिक व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके उच्चारण में वायु कहां से निकलती है? मुख तथा नाक दोनों से निकलती है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। और च छ ज झ के उच्चारण में वायु में हल्का सा घर्षण होता है। वायु में क्या होता है? घर्षण होता है। ध्यान रखना, वायु घिसती है। इस कारण इनका नाम क्या हो गया? स्पर्श संघर्षी। वायु स्पर्श भी करती है, साथ ही साथ क्या करती है? घर्षण भी करती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट है बच्चों। ये है व्यंजनों को हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। ये हमने कौन सा प्रकार पढ़ा? पहला प्रकार स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड पर आते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है हिंदी में 4। कितने हैं? 4। टोटल व्यंजन 33 है। 33 को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पर आते हैं अंतस्थ, और अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। य र ल व। ध्यान रखना कौन कौन सा व्यंजन है? य र ल व। ये 4 व्यंजन जो है इनको कौन सा व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहां पर अब किस व्यंजन को क्या नाम है यहां पर थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतस्थ व्यंजन। यहां से प्रश्न पूछा जाता है बीएसटीसी और सभी क्लासों के अंतर्गत। यहां पर हम बात करें य तथा व की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? य तथा व की। ये य तथा व जो है इन दोनों व्यंजनों के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता। बात को समझना, डेफिनेशन से सब याद हो जाएगा कि य तथा व के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता। अब आप कहोगे कि गुरुजी वायु में अवरोध तो स्वरों के उच्चारण में नहीं होता। जी बिल्कुल सही, कि जिस प्रकार स्वरों के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता उसी प्रकार इस य तथा व के उच्चारण में भी वायु में अवरोध नहीं होता। इस कारण इनको स्वर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हें कहेंगे अर्ध स्वर। हो जाएगा याद कि जिस प्रकार स्वरों के उच्चारण में अवरोध नहीं होता उसी प्रकार इस य तथा व के उच्चारण में भी वायु में क्या नहीं होता? अवरोध नहीं होता, और इन्हें कहेंगे हम अर्ध स्वर। क्या नाम है इनका? अर्ध स्वर। ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर। सीधा सा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर आपको याद होना चाहिए य तथा व। ये दोनों व्यंजन से जिन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर। इसी कारण इनको कहा जाता है संघर्षहीन, यानी अवरोध नहीं होता तो ये संघर्ष से क्या हो गए? हीन हो गए, रहित हो गए संघर्ष से। संघर्ष नहीं होता इनके उच्चारण। कंप्लीट है। आगे बात करते हैं य और व में ही। अगर हम य तथा व के उच्चारण की ध्यानपूर्वक या सूक्ष्मता से हम निरीक्षण करें तो हम ये अनुभव करते हैं कि य तथा व के उच्चारण में वायु में थोड़ा सा घर्षण होता है। कितना सा घर्षण होता है? थोड़ा सा। और थोड़े से शब्द को हम कह सकते हैं तनिक। क्या कह देते हैं बहुत सी बार? तनिक उधर खिसकना। तनिक का मतलब थोड़ा सा। तनिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसे वर्ण य तथा व है जिनके उच्चारण में वायु में थोड़ा सा घर्षण होता है। कितना सा? थोड़ा सा। इस कारण इनको कहते हैं तनिक स्पर्श। ध्यान रखना नाम, तनिक स्पर्श। और तनिक के लिए ही एक शब्द जो व्याकरण में आता है वो है ईषद। ईषद यानी भी होता है थोड़ा सा। और स्पर्श का तो नाम आपको पता है स्पृष्ट व्यंजन। तो हमें इसका नाम क्या बन गया? तनिक स्पर्श या ईषद स्पृष्ट। यानी कि य तथा व जो वर्ण है इनके कितने नाम आपके पास हो गए? 4 नाम। कितने नाम? 4 नाम। पहला कौन सा? अर्ध स्वर। दूसरा कौन सा? संघर्षहीन। तीसरा कौन सा?
तनिक स्पर्श और चौथा कौन सा है? ईसद स्पृष्ट व्यंजन है। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं अगले वर्ण की, और अगला वर्ण है आपका कौन सा? र। र वर्ण की हम बात करें तो र वर्ण के लिए कहा जाता है, जैसे हम र बोलते हैं र, तो मानो जीभ कांपती है, मानो जीवा पर क्या होता है? कंपन होता है। जैसे ही हमने बोला र, तो र की जब हमने उच्चारण किया तो मानो जीभ क्या करती है? कांपती है। और इसी वजह से आपको याद रखना है, ये सब याद करने के लिए है बच्चों, ध्यान रखना कि र जैसे ही हमने बोला तो जीवा पर क्या होता है? कंपन होता है या जीवा कांपती है। इस कारण र वर्ण को कहा जाता है प्रकंपित वर्ण। कौन सा वर्ण याद रखना है? प्रकंपित। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, प्रकंपित वर्ण कौन सा है? तो प्रकंपित वर्ण कौन सा बताना है आपको? र वर्ण। कौन सा बताना है? र वर्ण। आगे हम बात करें र के बारे में ही, तो र वर्ण के उच्चारण में जब जीवा पर कंपन होता है तो उस कंपन होने के कारण जो वायु निकलती है मुख से वह लुढ़कती है। कैसे याद रहेगा आपको कि र वर्ण के उच्चारण में वायु क्या करेगी? लुढ़केगी, और इस कारण इसे कहा जाता है लुंठित वर्ण। कौन सा वर्ण? लुंठित वर्ण। सीधा सीधा प्रश्न आता है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण कौन सा है? तो भी आपको बताना है र। कौन सा बताना है? र। कंप्लीट है। र के भी दो नाम हो गए, प्रकंपित और लुंठित। आगे बात करते हैं अगले वर्ण की, जो है ल। अगला वर्ण है ल। तो ल वर्ण के उच्चारण में, किसके उच्चारण में? ल। मानो जैसे हम ल बोलते हैं, समझना बच्चों, तो हम ल बोलते हैं तो हमारी जो जीवा की नोक है, जीभ की नोक, वो कहां जा रही है? ल। ऊपर के जो दांत हैं उनके पिछले मसूड़ों को वह जीवा क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। समझना कि ल वर्ण का उच्चारण जैसे ही मैंने किया तो हमारी जो जीवा है वो ऊपर के दांतों के पिछले मसूड़ों को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अब वो जीवा वहां जा रही है, तो बच्चों मैंने आपसे पहली क्लास में ये बताया था कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? वायु निकलती है। तो वो जो वायु निकलेगी उस वायु के मार्ग में कौन आ गई? जीवा। हाँ, ऐसा सोचिए कि हमने जिसे ल बोला तो जीभ कहां गई? ऊपर, और पीछे से क्या आ रही है? वायु आ रही थी। तो वायु के निकलने का जो मार्ग था उसमें कौन आ गई? जीवा आ गई। इस कारण जो वायु है वो कहां से निकलेगी? अगल बगल से। कहां से निकलेगी? सामने तो कौन है? जीवा है। तो वायु कहां से निकलेगी? अगल बगल से निकलेगी। और अगल बगल को बच्चों व्याकरण में जो शब्द काम आता है वो है पार्श्व। क्या कौन सा शब्द है? पार्श्व। ध्यान रखना, पार्श्व यानी क्या होता है? अगल बगल। पार्श्व यानी क्या होता है? अगल बगल। इसीलिए जो ल वर्ण है इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण। ध्यान रखना, कौन सा वर्ण? पार्श्विक वर्ण। कौन सा वर्ण कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है या पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ गया? यहां पर ये चार वर्ण थे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, य, र, ल, व। यहां पर हमने सबका नाम देखा। य तथा व को किस नाम से जाना जाता है? अर्धस्वर, संघर्षहीन, तनिक स्पर्श या फिर ईसद स्पृष्ट कहा जाता है। र वर्ण को क्या कहा जाता है? प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण कहा जाता है। और ल वर्ण को कौन सा वर्ण कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। तो ये व्यंजनों के दो भेद हम पढ़ चुके हैं, पहला स्पर्श व्यंजन और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा प्रकार व्यंजनों का हम देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 पर आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी बच्चों क्या होता है? गर्म। ऊष्म यानी क्या होता है? गर्म। गर्म से याद रखना कि जब भी कोई चीज घिसती है ना तो वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। यानी कि अत्यधिक घर्षण जिन वर्णों के उच्चारण में होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में घर्षण होता है, उन व्यंजनों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन।
और इसी कारण इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं बच्चों। कौन सा व्यंजन कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, यानी कि ऊष्म व्यंजन कहें या संघर्षी व्यंजन कहें, बात एक ही है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। ध्यान रखना, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है। यहां पर देखते हैं हम कौन कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। श, श और ह, ये जो 4 व्यंजन है इनको ही क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कंप्लीट है। यहां पर बात करते हैं श की। ये जो श है इस स को कहा जाता है तालव्य। इस स को क्या कहा जाता है? तालव्य। इस स को कहा जाता है मूर्धन्य। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। इस स को कहा जाता है दंतय और इस स को कहा जाता है कंठय। क्या कहा जाता है? कंठय। ये जो श है इसको कहा जाता है तालव्य, इस स को मूर्धन्य, श को दंतय और ह को कहा जाता है कंठय स्वर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो श है इसका उच्चारण आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, उच्चारण स्थान। तो ये जो श है इसका उच्चारण तालु से होता है। कहां से होता है? तालु। हमारे मुख का भाग है तालु, तो तालु से इसका उच्चारण होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? तालव्य श। ये जो श है षटकोण वाला इसे कहा जाता है मूर्धन्य। और मूर्धन्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उच्चारण होता है मूर्धा से। कहां से होता है? मूर्धा से। इस स का उच्चारण दांत से होता है, इस कारण इसको कहा जाता है दंतय। और ह का उच्चारण कंठ से होता है। ह का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कंठय स्वर कहा जाता है। समझ में आ गया? ये है व्यंजन का कौन सा भाग? तीसरा भाग। टोटल व्यंजन कितने थे? 33 हैं। समझ लेना बच्चों, टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। आज हमने व्यंजनों का भाग पढ़ा है, व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हम बात करें तो टोटल व्यंजन कितने थे? 33। ये हमने व्यंजनों की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। ये हमने क्या देखा था? व्यंजन की परिभाषा हमने देखी। किसकी परिभाषा देखी? व्यंजन की परिभाषा हमने देखी थी कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या किया जाए? स्वरों का वर्गीकरण जहां पर किया जाता है, यानी कि ये रहा जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। समझ लेना इसको। टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला कौन सा? स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी बताई? 25। फिर 25 को कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में। कंप्लीट है। फिर दूसरे नंबर पर हमने कौन सा देखा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। किस वर्ण को क्या कहा जाता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमने वर्ण देखा वो है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। तो हम 11 स्वर और 33 व्यंजन पढ़ चुके हैं। इनके नाम हम पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इनके नाम पढ़ चुके हैं, किस वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में ये 44 ही मूल वर्ण है बच्चों। मूल वर्णों की संख्या हिंदी के अंतर्गत कितने हैं? 44 हैं। 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। इन्हीं को बताया गया है मूल वर्ण। लेकिन आगे समझना कि कुल ध्वनियां हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां तो 52 है। कितनी है? 52 है। और हमने कितनी पढ़ी है? अभी 44 पढ़ी है। 11 तो स्वर पढ़े हैं और 33 क्या पढ़े हैं? व्यंजन। समझ में आ गया यहां तक? आज के लिए बच्चों इतना ही है। और आगे जो अगली ध्वनियां जो हमारी बची हुई है 52 तक, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।